Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Usman Ghani from Al Wahid Science Academy official. We are beginning the second chapter of class 10th biology, which is about ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने 9th क्लास के अंदर चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 में, अगर आपको याद हो। 5 और 6 दोनों इस चैप्टर के अंदर, एक बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर था और दूसरा ऑर्गन सिस्टम्स का चैप्टर था। ऑर्गन सिस्टम जो है वो एनिमल्स के अंदर यानी हमारे अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एविडेंट होते हैं। कुछ ऑर्गन्स मिलकर, वो वाले ऑर्गन्स जिनका एक जैसा फंक्शन हो, वो मिलकर एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। आपकी बॉडी में 6-7 बड़े सिस्टम हैं, अगर हम उन्हें मिला लें तो हमारी पूरी बॉडी, एक इंडिविजुअल की बॉडी जन्म ले लेती है। उन्हीं में से एक सिस्टम जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था पहले चैप्टर में। आज हम फोकस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसकी कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म इसमें जो मैंने लिखी है, दैट इज ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इनको कॉमनली हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला उर्दू ज़बान में। अब इसमें देखिए, गैसों के तबादले से क्या मुराद है कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हम अपने जिस्म में जो है वो अंदर लेकर आते हैं। यानी मैं सांस लेता हूँ तो ऑक्सीजन मेरे नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए अंदर जाती है और नतीजतन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगर मैं सिर्फ ये जिक्र करूँ कि हर जानदार, हर एनिमल ऑक्सीजन का इनहेल करता है, इनटेक करता है और उसे एक्सहेल करता है CO2 को। सिर्फ 2 गैसेस का नाम लो, एक के एंटर होने की और एक के रिलीज होने की बात करूँ तो वो गैसियस एक्सचेंज है। और अगर गैसियस एक्सचेंज की पर्टिकुलर डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ ये लिखा होता है कि गैसेस का तबादला, कोई गैस का नाम भी नहीं लिखा होता। जब आप नाम पे आते हैं, उसको नाम के तौर पे मेंशन करते हैं, तो वो ब्रीदिंग कहलाती है, इन विच एनिमल्स टेक इन एयर एंड टेक आउट देयर बॉडी। अब इसमें आप जाकर आगे मेंशन करेंगे कि केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है। यानी अब चूंकि ये गैसेस जो होती हैं CO2, O2, ये केमिस्ट्री के अंदर हम डील करते हैं, तो इसलिए ये केमिकल प्रोसेस है। और फिजिकल से मुराद ये है कि इसके अंदर कुछ तब्दीलियां पैदा होती हैं। लाइक जब आप सांस खींचते हैं अंदर, तो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि हमारी जो डायफ्राम है, ये जो पसलियों वाला हिस्सा है, अगर आप लंबा सांस अंदर खींचे तो ये डायफ्राम अपनी जगह से ऊपर होता है। आप अगर जो है वो तेज तेज सांस लेते हैं, लंबे सांस लेते हैं, तो आपके जो नथने हैं ये भी फूलते हैं। तो ये वाली जो तब्दीलियाँ, ये फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, इसलिए इसे फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। एक इंडिविजुअल की सतह पर यह काम होता है। इंसान सांस लेता है, जानवर सांस लेता है। सेलुलर रेस्पिरेशन एज नेम इंडिकेट्स, ये सेल की सतह पे का होने वाला प्रोसेस है। सेल परफॉर्म्स दिस फंक्शन। इसके अंदर आपको ये समझ लग जाती है कि जी ऑक्सीजन मैंने एनवायरनमेंट से इनहेल कर ली, वेल एंड गुड, वो ऑक्सीजन अंदर गई। हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि 1 मिनट यानी 60 सेकंड के अंदर एक इंसान 70 से 72 दफ़ा, 70 to 72 टाइम्स दिल धड़कता है, और उसके साथ 16 से 20 दफ़ा हमारा जो है वो सांस लेने की एक एवरेज स्पीड होती है। इट में वेरी, लेकिन अगर मैं फर्ज कीजिए 20 दफ़ा को कंसिडर कर लेता हूँ, इसका मतलब ये कि हर 3 सेकंड में हम ऑक्सीजन अंदर और बाहर, यानी ये पूरा फेरा मुकम्मल करते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस, ऑक्सीजन तो आ गई एनवायरनमेंट से, फेयर एनफ, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? ऐसा क्या होता है मेरे बॉडी के अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है? तो आप 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स के अंदर आपने तफसील से पढ़ा था क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एंड ETC के मामला। अब ये जो क्रेब्स साइकिल में आपने पढ़ा था कि वहां पर कुछ ब्रेकडाउन होते हैं मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के, पायरुविक एसिड्स के, और नतीजतन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो वहां से रिलीज होती है, और हर सेल इसे परफॉर्म करता है। ये इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। अब अगर हम इसकी इस जानिब जाएं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कितने हिस्सों पर मबनी है, तो डियर ऑडियंस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 मेजर पार्ट्स में मबनी। नंबर 1 इज एयर पैसेजवे, यानी हवा का रास्ता, हवा की नाली, हवा की गुजरगाह कर लें, मुनासिब लफ्ज़ है हवा की गुजरगाह। और लंग्स से मुराद फेफड़े हैं हमारे, जो हम जो है वो, आप इसके बारे में कुछ तफसील जानते हैं और कुछ हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। एयर पैसेजवे, हवा की नाली, इसका मतलब ये आपको देख के पता चल रहा होगा, हवा के गुजरने का रास्ता। और उसमें जो है वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट, वो ट्यूब्यूल्स जो आपको सांस अंदर खींचने, जो कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं, अभी हम उसका जिक्र करते हैं, और आपके फेफड़ों तक जाने के लिए जो पूरा रास्ता होता है, उसको हम नाम देते हैं एयर पैसेजवे का। अब इसके हिस्सों के नाम देखिए। नेजल कैविटी, इसे हम नोज भी कह सकते हैं, नाक का हिस्सा। अब ये जो नाक का हिस्सा है डियर ऑडियंस, ये कैविटीज से बना हुआ है, कैविटीज पर मबनी है। कैविटीज 2 तरह की होती हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये नाक की जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं, ये वाली जहाँ से आप एनवायरनमेंट को कनेक्ट करते हैं, और इंटरनल नॉस्ट्रल्स यहाँ पर आपके ये जो
आई के दरमियान में, आई सॉकेट्स के दरमियान में जगह बनती है, यहाँ पर होती हैं। ये जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स होती हैं वो हमारी जो है वो सांस की नाली को कनेक्ट करती हैं दिमाग के हिस्से को, जो कि उसे ब्रीदिंग को कंट्रोल भी करता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो आपको इस कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड करने के दरमियान में हड्डी रखी। हड्डी को दो हिस्सों में आप फर्दर डिवाइड करते हैं, उस हड्डी की डिवीजन की वजह से वो नेजल कैविटी के अंदर दो चीज़ें बनती हैं। एक तो फाइन एयर्स पार्टिकल होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी उम्र के साथ साथ इनकी मिकदार में इजाफा होता जाता है। छोटे छोटे बाल होते हैं हमारी नाक के दौरान, और म्यूकस होता है। म्यूकस जो है वो थूक की तरह का मटेरियल होता है, लेकिन सलाइवा से डिफरेंस इस तरह होता है इसका कि ये थोड़ा सा थिक होता है। अब इनके क्या मकसद हैं, ये क्यों हमारी बॉडी में पाए जाते हैं या हमारे नाक में पाए जाते हैं पर्टिकुलरली? तो फाइन हेयर्स का तो काम ये है कि जो हवा आप अंदर खींच रहे हैं, जो हवा आप अंदर जो है वो इनहेल कर रहे हैं, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स अगर कोई मिट्टी के ज़र्रात अवेलेबल हैं तो उसको एक फिल्टरिंग एजेंट के तौर पे फिल्टर किया जा सके। उसके बाद म्यूकस जो होता है हमारे नाक के अंदर, उसका काम होता है कि जो दो काम है इसके। पहला काम ये है कि म्यूकस ने आपकी हवा जो इनकमिंग एयर है उसके अंदर आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना है। और सेकंड इसका फंक्शन होता है कि जो हवा आप अंदर खींच रहे हैं, जब वो म्यूकस के साथ टकराएगी तो टकराव की वजह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी, जो कि उसके टेम्परेचर में प्लस माइनस का बाइस बनेगी। और अगर बिलफर्ज आप जिस तरह सर्दियों में होता है आप ठंडा सांस लेते हैं, ठंडा सांस से मेरी मुराद ये कि आप हवा जो बाहर है वो बॉडी टेम्परेचर से खासा लो टेम्परेचर होता है, आप उसे इनहेल करते हैं और उसकी वजह से जो है वो आपको लगता है कि जो टेम्परेचर है बॉडी का वो उससे बहुत कम है। तो ये जो म्यूकस होते हैं ये उस वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी से उस टेम्परेचर को रेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे नियर टू बॉडी टेम्परेचर लाया जा सके, विच इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे पूछे वाई डू वी स्नीज, तो देखिए इसकी उर्दू ज़बान में मतलब बनता है हम छींकते क्यों। अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छींक का अमल यहाँ पर होता है या आगे किसी और स्टेप पे होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे छींक का अमल ट्रैकिया में होता है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें फाइन हेयर्स और म्यूकस ट्रैकिया में भी होंगे। अभी हम उसके जिक्र करते हैं तो मैं उस पर आपको फर्दर इसकी तफसील देता भी हूँ। हमारा दूसरा हिस्सा इसमें होता है फेरेंक्स। नेजल कैविटी के बाद जो बिल्कुल सांस की नाली का हिस्सा बनता है उसे फेरेंक्स कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से कनेक्ट होने के बाद इधर आ जाएगा। ये हिस्सा पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ये कॉमन पैसेज है टू दी फूड एंड एयर। इस हिस्से के बाद जो हवा की नाली आगे निकलती है उसका नाम है लेरेंक्स। यहाँ पर ये लिखा है मैंने कि ये लेरेंक्स के अंदर ओपन हो जाता है। अब लेरेंक्स को हम गार्ड करते हैं इस एपिग्लॉटिस से। हम फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जब हम खुराक खा रहे होते हैं तो खुराक का कोई लुकमा, बोलस या कोई भी पार्टिकल जो है वो खुराक की नाली से इधर ना आ जाए, यानी लेरेंक्स में ना आ जाए, और लेरेंक्स में गुजरने वाली जो हवा है वो उधर ना चली जाए खुराक की नाली में। इस दोनों चीज़ों को मेक श्योर करता है ये जो इनके दरमियान में एक बाई पार्टीसन मूवमेंट जो होती है, उन दोनों को मैनेज करने के लिए एपिग्लॉटिस ही डील करता है। इट प्रिवेंट्स फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग विद पाइप एंड लंग्स। ठीक है, ओके। लेरिंग्स की अगर हम बात करें तो लेरिंग्स एक बॉक्स होता है जो कि हमारे ट्रेकिया से पहले मौजूद होगा, और इसके ये साइड पर यहाँ पर फाइब्रस बैंड्स होते हैं। ठीक है, फाइब्रस बैंड्स कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, इन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा आपका बनता है जो गले के साथ बनता है इसे वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स जो है वो इनर लेरिंग्स के बाद अंदरूनी हिस्से के साथ ये जो है वो अटैच्ड होते हैं। व्हेन अगर आप अपनी सिर्फ अल्फाज अदा ना करें, सिर्फ आप बोल के देखें, हवा जब इसके अंदर से गुजरेगी तो डियर ऑडियंस आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। और फिजिक्स की ज़ुबान में, फिजिक्स का अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया हो तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा वाइब्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, वाइब्रेशन ऑफ स्टफ, एनीथिंग प्रोड्यूसेस साउंड। तो यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, तो इतना आपका आंसर होगा, two fibrous bands called vocal cord are attached to the inner walls of larynx. Whenever air passes through these parts, it produces vibration. As a result, sound produced. उसके बाद आपके पास ट्रेकिया का हिस्सा है जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और विंड पाइप इसका दूसरा नाम है। ये लेरिंग्स के साथ अटैच होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेकिया एक होता है और ट्रेकिया से आगे लंग्स से बिल्कुल ऊपर दो ब्रोंकाई जो है वो निकलती हैं। एक ट्रेकिया से दो ब्रोंकाई। अगर आपका क्वेश्चन है कि वाई वन ट्रेकिया,
एंड टू ब्रोंकाई, तो उसका जवाब ये है कि चूंकि ब्रोंकाई ने आगे जाके लंग्स को कनेक्ट करना होता है और लेफ्ट एंड राइट दो लंग्स हैं, तो दोनों साइडों पर जाने वाली एक एक ब्रोंकाई। इट एंड्स इन टू ब्रोंकाई, जो कि आगे जो है वो लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब ब्रोंकाई हो या ट्रेकिया हो, दोनों के अंदर डियर ऑडियंस फाइन हेयर्स भी मौजूद हैं और म्यूकस पार्टिकल भी मौजूद। मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह ने यहाँ पर फिल्टरिंग एजेंट लगाए हैं। अब यहाँ की जो डस्ट पार्टिकल है वो फिल्टर हो गई, फेयर अनफ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल ना हो सके फिल्टर, या आपको नज़ला हुआ है और नज़ले के दौरान आप देखते हैं कि नाक बंद हो जाता है और हम मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो मुंह के दरम्यान में तो कोई म्यूकस मौजूद नहीं है, ना ही हेयर पार्टिकल्स है, तो वहां से डस्ट पार्टिकल फिल्टर नहीं होते, वो एज इट इज अंदर जाते हैं। तो क्या उसके अंदर कोई और ऐसा मैकेनिज्म है कि अल्लाह ताला उसे मजीद फिल्टर करवा सके? तो उसका जवाब है ये यहाँ पर मौजूद सीलिया और म्यूकस। सीलिया हेयर लाइक पार्टिकल्स होते हैं, म्यूकस का काम वही है जो पहले ऊपर नाक का था, कि वो इनकमिंग एयर को कोशिश करेगा टकराव से जो है वो से टेम्परेचर को नियर टू बॉडी टेम्परेचर लाया जाए। और जो सीलिया होते हैं उनका काम वो है जो ऊपर फाइन हेयर पार्टिकल्स का था, वो था डस्ट पार्टिकल्स को ट्रेस आउट करना, ट्रैप आउट करना। अगर ये ट्रेकिया वाले जो वो सीलिया पार्टिकल्स हैं ये इसे ट्रैप आउट करते हैं, तो डियर ऑडियंस ये उसको प्रेशर के साथ बाहर रिलीज करते हैं, और उस प्रेशर के साथ आपको छींक की फीलिंग आती है, और उस दौरानिए में कुछ थूक के पार्टिकल्स उसके साथ ऐड हो जाते हैं। दैट इनहेंसेस द प्रेशर, दैट मेंटेन्स द प्रेशर, जो कि उसे इजेक्ट आउट करने में मदद करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीलिया मूव पार्टिकल्स एंड म्यूकस अपवर्ड्स टू द फेरेंक्स। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए वाइड विच नीज हमें छींक क्यों आती है, तो आपने यही वाले आखिरी 2 पॉइंट्स लिखने। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के अंदर कार्टिलेज मौजूद है, इसके अंदर ट्रेकिया के अंदर भी और ब्रोंकाई के अंदर, दोनों में कार्टिलेज मौजूद है। डिफरेंस ये है कि जो ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज है वो सी शेप्ड है, और जो ब्रोंकाई में कार्टिलेज है वो प्लेट शेप्ड है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आपने कभी नोट किया, हमारी ये जो नेजल कैविटी है इसकी ये वाला जो स्टार्टिंग टिप है ये भी एक कार्टिलेज है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो इसको कैविटी में तब्दील कर रहा है ये एक हड्डी है। तो ऐसी क्या रीजन है कि ये यहाँ पर टिप पे जो है वो कार्टिलेज है और यहाँ पे जो है वो हड्डी है? यहाँ पर भी तो हड्डी हो सकती थी। अब इसका जवाब ये है कि जरा कोशिश कीजिए, फर्ज कीजिए कि आप एक रिगरस किस्म की एक्सरसाइज के में इन्वॉल्व हैं और आपको मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है, या आपको जो है वो नाक के जरिए लंबा सांस अंदर खींचना पड़ता है। जब आप लंबा सांस अंदर खींचते हैं तो आपके जो नाक के नथने हैं ये फूलते हैं बाहर की तरफ को। अब वो अगर यहाँ पर कार्टिलेज ना होती तो डियर ऑडियंस यहाँ पर ये कभी भी इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये ना हो पाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्टिलेज का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करना, किसको? जहाँ पे कार्टिलेज मौजूद है। तो ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में दोनों का काम यही है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अलावा एक और काम होता है, कार्टिलेज जहां कहीं भी होगी उसका फंक्शन एक प्रोटेक्शन का भी होता है। और प्रोटेक्शन का एंगल ये है कि फर्ज कीजिए ये हवा का रास्ता है, यहाँ पर हवा ही अवेलेबल नहीं, आप सांस लेते हैं लेकिन हवा नहीं अवेलेबल, या हवा कम ही ज्यादा है, तो उस दौरानिए में ट्रेकिया और ब्रोंकाई कलेप्स ना कर जाए, तबाह ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इस चीज को इंश्योर करने वाला भी यही कार्टिलेज का पार्ट होता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद द लास्ट part of the air passageway which is bronchioles and alveoli। जब आपने देखा कि ट्रेकिया से 2 ब्रोंकाई निकली, हमने उसके बारे में पढ़ लिया कि उसके अंदर जो है वो कार्टिलेज थी। मजीद ये डिवीजन करती जाएंगी, जैसे जैसे वो लंग्स के पास जाएंगी जो है वो उसके जो ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड होती जाएगी छोटी छोटी नालियों में, कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ पे ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ब्रोंक्यूल्स का साइज बहुत माइन्यूट होता है, बहुत जो है वो माइक्रो साइज्ड जो ट्यूब्यूल्स होती हैं। जैसे जैसे ये डिवाइड करती जाएंगी इनके अंदर कार्टिलेज एब्सेंट होता जाएगा। अब यहाँ पर आपकी बुक ये लिखती है कि जो आपके पास सबसे छोटी ब्रोंक्यूल होती है उसमें कार्टिलेज एब्सेंट हो जाता है। अब जो कार्टिलेज है एब्सेंट होने के बाद तमाम की तमाम ब्रोंक्यूल्स एक पाउच फॉर्म रखने वाले टिश्यूज छोटे छोटे माइक्रो उनके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, और उस क्लस्टर ऑफ पाउचेस को आप नाम देते हैं एल्वियोलाई का। अब एल्वियोलाई जो है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से घिरी होती है। एल्वियोलाई वो जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन होती है। एल्वियोलाई वो हिस्सा है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस को बिल्डअप करता है। एल्वियोलाई वो हिस्सा है जहां से ऑक्सीजन मेरी लंग्स के अंदर ऐड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लंग्स से बाहर आ जाती है, अब मेरे सेल से बाहर आ जाती है। लंग्स जो है वो एक मैक्रो यूनिट है।
अगर हम तमाम चीज़ों को हम जो है वो एक कूजे में बंद करें, समंदर को कूजे में बंद करने वाला हिसाब करें, तो फूड फॉर दी एमसीक्यू पोर्शन अगर मैं आपको कहूँ तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ते हैं। पहला नुक्ता ये कि एल्वियोलाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सरफेस को बनाने की जिम्मेदार है। एल्वियोलाई सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनती है जो कि एपिथेलियल लेयर होते हैं। एल्वियोलाई कैपिलरीज से जो है वो भरपूर होती है, इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज अवेलेबल होती हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। With this, we have concluded the portions of air passageway. When you will be able to understand all these parts, you shall connect with our coming lecture, which is about human lungs and the mechanism of breathing. Till then, take care of yourself, look after yourself, and do not forget to like, share, subscribe, and do comment on my videos so that we may connect with you with more exciting videos in future. Allah Hafiz.